नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है। ये सभी क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा उम्मीद है आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक तथा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैवाल का। दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कवक, तो हम कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी तथा विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। आपको इतनी बात इसके बारे में ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको बताना है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पारिस्थितिकीय। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकीय शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो आपको बताना है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। पहला है ऑप्शन पौधों के अध्ययन से, दूसरा है पुष्पों के अध्ययन से, तीसरा है झाड़ियों के अध्ययन से, या चौथा है वृक्षों के अध्ययन से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झाड़ियों के अध्ययन से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। इस बात को आपकी ध्यान रखनी है, पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो आपको बताना है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही होगा, यानी बुल्फिया। बुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुल्फिया। तो दोस्तों, जब छोटा पुष्प है बुल्फिया, तो बड़ा पुष्प कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। यह भी आपको याद रखना है। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। आपको बताना है पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषुवत रेखा पर। आपको याद रखना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर। याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा तथा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। आपको बताना है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक में क्या अंतर होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, तो आपको बताना है इसकी चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अव्यवस्थित रहती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक द्रव अधातु है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन एक द्रव अधातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रोमीन एक द्रव धातु है। आपको याद रखना है ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों वह गैस है हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस दी जाती है। आपको याद रखना है हीलियम गैस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों हीलियम को हम He से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। आपको याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको बताना है हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सह संयोजक। हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति सह संयोजक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों फॉर्मिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH2O2। आपको याद रखना है फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH2 और O2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपको बताना है मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा। दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु है तांबा। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है। आपको बताना है भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्युमिनियम। दोस्तों भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है एल्युमिनियम। तो दोस्तों एल्युमिनियम को हम Al से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो परमाणु संख्या होती है वह होती है 13। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है, भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है एल्युमिनियम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो आपको बताना है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ल्यूएनहॉक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु की खोज की थी ल्यूएनहॉक ने। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते तो वह पौधे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनावृत बीजी। दोस्तों जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वह कहलाते हैं अनावृत बीजी। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स में अधिकांशतः क्या पाए जाते हैं। तो आपको बताना है एंटीबायोटिक्स में अधिकांशतः क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवाणुओं में। दोस्तों जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वह बनी होती हैं जीवाणुओं से, आपको यह याद रखना है। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा जीव सबसे छोटा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइकोप्लाज्मा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, यह आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की एक अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो सर वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।